कहना है कि हर अमीर अमीर नहीं होता। कोई आदमी हमें दिखने में अमीर दिखे लेकिन असल में वो अमीर नहीं है, बैंक के कर्ज लिए पैसे से ऐश कर रहा है। असली अमीरी वो होती है जो समृद्धि होती है, जहां आप अपने संसाधनों से अपनी सुख सुविधा की चीजें इकट्ठा करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। वो पैसिव इनकम का साधन है, वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उससे आपको कमाई 10 रुपए हो रही है, 100 रुपए हो रही है, 1000 रुपए हो रही है, 1 लाख रुपए हो रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की चीजें तो बहुत हैं जिनसे हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं, और पैसिव इनकम ही असल में आपको समृद्ध बनाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनका प्यार हमें हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा, और आपके माध्यम से मैं उनसे जुड़ता रहा हूं, जुड़ता रहूंगा। खुराना जी, आज हम किस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं? देखिए, एक चीज होती है रिच, एक होता है वेल्दी, अमीर या समृद्ध। तो इन दोनों में असल में बहुत अंतर है, और आज जैसा कि आपने सुझाव दिया था, हम अमीरी और समृद्धि पर ही बात करना चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शकों की जानकारी में कुछ और वृद्धि। कहना है कि हर अमीर अमीर नहीं होता, इसके पीछे क्या लॉजिक है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और बड़े अच्छे ढंग से सरल शब्दों में पूछा। देखिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ा सारा घर है, उसके पास एक अच्छी मॉडर्न कार है और जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप उसका बैंक अकाउंट देखें और ये पता लगे कि उसने हर चीज को या तो गिरवी रखा हुआ है या हर चीज लोन पर ले रखी है, हर चीज की EMI जा रही है, तो फिर ये हो सकता है कि कोई आदमी हमें दिखने में अमीर दिखे लेकिन असल में वो अमीर नहीं है, क्योंकि वो बैंक के कर्ज लिए पैसे से या दोस्तों के कर्ज लिए पैसे से ऐश कर रहा है, और उसके साथ जीवन में कभी भी समस्या आ सकती है। क्योंकि अमीरी एक अलग चीज है, जो फेक अमीरी है, ये फेक अमीरी है, ये दिखाऊ अमीरी है, ये असली अमीरी नहीं है। असली अमीरी वो होती है जो समृद्धि होती है, जहां आप अपने संसाधनों से अपनी सुख सुविधा की चीजें इकट्ठा करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप सुख सुविधा की चीजें ज्यादा जुटा लें और अपने संसाधनों से, अपनी आय से ज्यादा जुटा लें, तो फिर वो अमीरी असल में अमीरी नहीं है, फेक अमीरी है। और इसको हम दो शब्दों में बांट करके, क्लासिफाई करके कह सकते हैं कि वो आदमी जो दिखता अमीर है वो अमीर नहीं है। जो असल में अमीर है, जिसने अपने संसाधनों से, अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से सारी चीजें जुटाई हैं, या उसके पास उन चीजों का खर्चा चलाने के लिए अपने साधन है, अपनी इनकम है, अपनी आय है, तो वो समृद्ध है। आप अमीरी और समृद्धि में जो अंतर है उसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही है उदाहरण देने वाली बात, कि मान लीजिए मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है जिसके पास एक अपना घर है, वो घर उसमें रह रहा है। घर की कीमत 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, उसको लाभ नहीं है। और घर की मेंटेनेंस पे, घर के रख रखाव पे, अगर बड़ा घर है तो उसमें उतना ही फर्नीचर होगा, उतने ही बाकी साधन होंगे, तो वो हर चीज उसके खर्च को बढ़ा रही है। हमें यह समझने की जरूरत है कि एक एसेट असल में क्या है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा लाए, और जो आपकी जेब में पैसा ना लाए वो एसेट होते हुए भी एसेट नहीं है। अब इसी का उदाहरण है, मान लीजिए मेरे पास एक घर है जिसमें मैं रह रहा हूं, और दूसरा घर है जो मैंने किराए पर चढ़ा रखा है। तो जो दूसरा घर है वो मेरी इनकम का साधन है, वो असल एसेट है। बाकी जो है वो लायबिलिटी है। जिस घर में मैं रह रहा हूं वो तो लायबिलिटी, क्योंकि उसमें मुझे खर्च करना पड़ रहा है, उसके रख रखाव में खर्च हो रहा है, उसमें लगे हुए संसाधनों पे खर्च हो रहा है।
दूसरा घर जो मैंने किराए पर चढ़ा रखा है वो छोटा भी हो, अगर उससे इनकम आ रही है, वो इनकम 100 रुपए है, वो 1000 रुपए है, वो लाख रुपए है, वो इनकम है, वो एसेट है। जो बड़ा घर है जिसमें मैं रह रहा हूं वो लायबिलिटी है। तो उदाहरण तो बड़ा सीधा सा है कि जो भी कोई एसेट, कार आपका एसेट नहीं है, कार आपका खर्च है, क्योंकि आप उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, आपको सुविधा जरूर है, लेकिन वो आपका एसेट नहीं। लोग कार को एसेट मानते हैं, लोग घर को एसेट मानते हैं, लोग गोल्फ कोर्स में जाने के लिए जो गोल्फ क्लब होती है उसके जो संसाधन होते हैं उनको एसेट मानते हैं कि 1 लाख रुपए में एक क्लब खरीद लिया। वो चीजें खर्च हैं, वो लायबिलिटीज हैं, वो एसेट नहीं है। तो ये बेसिक सा फर्क है कि जो रियल एस्टेट जिसमें आप रह नहीं रहे, जो आपको इनकम दे रहा है, वो एसेट है। दूसरी चीजें जो हैं जिन पर आपका खर्च सिर्फ हो रहा है वो लायबिलिटी। अभी आपने समृद्धि का उदाहरण देते हुए बताया कि एक मकान और होना चाहिए, तो रियल एस्टेट में हर कोई तो जा नहीं सकता है, तो ऐसे में अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? और आपने ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि अगर आप ये सवाल ना पूछती तो शायद हमारा ये एपिसोड अधूरा रह जाता या जानकारी अधूरी रह जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। मैं ये कहना चाहूंगा कि पैसिव इनकम के बहुत सारे साधन हैं। उदाहरण तो हमने मकान का इसलिए दिया, समझना आसान है। मान लीजिए मैंने कोई, देखिए दो तरह की चीजें होती हैं। एसेट हम उसको और ज्यादा कहते हैं जहां इनकम इस तरह की आए जहां आपकी रेगुलर फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, पैसिव इनकम उसको बोलते हैं। एक्टिव इनकम वो है जहां मैं जॉब पे जा रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, तो वो एक्टिव इनकम है कि मैं गया, मेरे समय की कीमत मुझे मिल रही है, मेरी काबिलियत की कीमत मुझे मिल रही है और मैं उस चीज के पैसे ले रहा हूं। वो एक्टिव इनकम का उदाहरण है। पैसिव इनकम का उदाहरण ये, मान लीजिए मैंने अपने घर के ऊपर टेलीकॉम कंपनी का टावर लगा लिया, उसमें मुझे उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ रहा, उस टावर का किराया आ रहा है, तो उसमें मेरा खर्च कुछ नहीं। टेलीकॉम कंपनी ने टावर लगाया और उसके बाद जो है मुझे इनकम आनी शुरू हुई। मान लीजिए मैंने एक 3 व्हीलर खरीदा और एक ड्राइवर रख लिया और वो ड्राइवर 3 व्हीलर चला रहा है, शाम को मुझे वो इनकम दे रहा है, वहां मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हूं। पैसिव इनकम का वो दूसरा तरीका है। तीसरा है, मान लीजिए मैंने कोई लाइब्रेरी खोल ली, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन रख लिया, वहां लोग आ रहे हैं, किताबें ले रहे हैं, उसके वो शुल्क जमा करा रहे हैं, मुझे इनकम आ रही है। तो ऐसा कोई भी बिजनेस जहां आपकी फिजिकल प्रेजेंस डेली रिक्वायर्ड नहीं है, वो पैसिव इनकम का साधन है। वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उससे आपको कमाई 10 रुपए हो रही है, 100 रुपए हो रही है, 1000 रुपए हो रही है, 1 लाख रुपए हो रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर बड़ी बात यह है कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना आपको इनकम आ रही है। और ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत से ऐसे साधन हैं जो आप सोच सकते हैं। आप बड़ा मकान के बजाय छोटा मकान ले सकते हैं। मैंने दूसरी बात आपको टावर वाली बात बताई। अगर आपके शहर में टावर लगाना लीगल है, आपके मकान के ऊपर टावर लगाना लीगल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसमें ऐतराज नहीं है, उसकी परमिशन है, तो टेलीकॉम टावर की बात सोच सकते हैं। इसी तरह से लाइब्रेरी की बात सोच सकते हैं। इसी तरह से बहुत से लोगों ने ये कर रखा है कि पुराने स्टूडेंट्स जो पास हो गए, उनकी किताबें नए आने वाले स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का डिलीवरी का सिस्टम कर रखा है। एक से उन्होंने 30% पे खरीदी, दूसरे को उन्होंने 50% रेट पे बेच दी, 20% बीच में कमा लिए। और डिलीवरी के लिए एक बच्चा जो कलेक्ट भी कर रहा है और डिलीवर भी कर रहा है। दोनों तरफ उनकी पैसिव, उनका रोल बहुत कम है, उनको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह के बहुत सी चीजें, ये कल्पनाशीलता की बात है कि हम कितने कल्पनाशील होकर के हम नई चीजों की तरफ देखते हैं। तो इस तरह की चीजें तो बहुत हैं जिनसे हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं, और पैसिव इनकम ही असल में आपको समृद्ध बनाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और खुलासा करना चाहूंगा। मान लीजिए मैं जॉब करता हूं, मैं बीमार हो गया, मैं जॉब पे नहीं जा पाया, मेरी छुट्टियां कट जाएंगी, मेरी इनकम कट जाएगी। मैं छुट्टियों में जाना चाहता हूं, सैर करना चाहता हूं, छुट्टियां ले ली, मेरी इनकम घट गई। मैं बिजनेस करता हूं, उससे गायब हुआ तो बिजनेस ठप हुआ, इनकम घट गई। तो इनकम का सोर्स ऐसा होना चाहिए कि मैं फिजिकली प्रेजेंट हूं या नहीं हूं, उससे जो है मुझे इनकम आती रहे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी लेखक है, अब उसने किताब छपवाई,
किताब की रॉयल्टी आती रहेगी और सारी उम्र आती रहेगी। किताब उसने एक बार लिखी, एक बार कीमत, एक बार समय लगा, उसके बाद उसकी रॉयल्टी उसको जिंदगी भर मिलती रहेगी। तो वो पैसिव इनकम का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं बहुत से लोगों को अपनी ट्रेनिंग में मैं उनको लेखक बनना सिखाता हूं, और अब तो ये भी साधन है कि आप अपनी पुस्तकें बिना किसी के पास गए खुद प्रकाशित कर सकते हैं और उसको अमेज़न के थ्रू बेच सकते हैं। और वो इतना आसान साधन है कि उसमें आपकी पुस्तक को छपवाने में 5 नए पैसे भी खर्च नहीं होते। तो हमें सिर्फ नए टूल्स का, नए साधनों का, इनकम के नए सोर्सेज का पता होना चाहिए। और वो पता अगर आपको नहीं है तो किसी भी काबिल काउंसलर से, किसी भी काबिल कोच से आपको उन चीजों की जानकारी लेनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका यही है कि जो नॉलेज हमें नहीं है वो नॉलेज सीखने के लिए उपयुक्त आदमी के पास जाएं, उनसे नॉलेज सीखें और आगे बढ़ें। तो पैसिव इनकम का मैंने छोटे छोटे 2, 3, 4 उदाहरण दिए। बाकी चीजें कल्पना में आदमी कई और नई चीजें सोच सकता है, कर सकता है, इवन वो जो मेरी सोच में ना आए हो। तो ये कल्पनाशीलता की बात है, कल्पना के घोड़े दौड़ाने की बात है। खुराना जी, एक बात और बताइए, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर ना नौकरी का भरोसा है ना ही बिजनेस का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही बात कही। कोरोना के इस काल में जीवन में बहुत अंतर आ गया। बहुत से ऐसे बिजनेस जो इतने थ्राइविंग थे कि उनको यूनिकॉर्न कहा जाता था, जो हजारों करोड़ के बिजनेस थे, वो बंद हो गए। तो देखने की चीज ये होती है कि नई स्थिति में हम क्या करें। पहले भी ऐसा होता रहा है जब बिजनेस को डिसरप्ट करने के लिए नए आइडियाज आते थे। मोटी बात यह है, टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी जमाने में मैनुअल टाइपराइटर होते थे, फिर इलेक्ट्रिक टाइपराइटर आ गए, मैनुअल टाइपराइटर खत्म हुए, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गए, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर खत्म हो गए, फिर कंप्यूटर्स आ गए और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी खत्म हो गए, फिर लैपटॉप आ गए, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम हो गई, डेस्कटॉप कंप्यूटर की जरूरत कम हो गई। तो टेक्नोलॉजी की हर एडवांसमेंट के साथ आपको अपने आप को रीओरिएंट और रीस्किल करना ही होता है। ये तो एक पक्की बात है। तो ये मानना चाहिए कि कोरोना का ये काल, जब ना नौकरियों का भरोसा है, ना पुराने टाइप के बिजनेस का भरोसा है, तो हमें रीओरिएंटेशन और रीस्किलिंग की आवश्यकता है, नए हुनर सीखने की आवश्यकता है, ये एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है कि आज के इस जमाने में क्या और हो सकता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरी डॉटर इन लॉ हैं, वो वेबिनार के थ्रू, जूम के थ्रू बच्चों को स्टोरी टेलिंग का सिखाती है। अब ये अपने आप में एक बिल्कुल नई अवधारणा है। जो पहले फिजिकल होता था, अब आप और हम बात कर रहे हैं तो हम एक लिंक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं। वरना पहले ये होता था कि जिसको आप कुछ पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, उसे आप स्टूडियो में बुलाते थे। आज स्टूडियो में बुलाने की जरूरत नहीं, तकनीक ने हमें ये सुविधा दे दी है और उस तकनीक का आप बखूबी लाभ उठा रही हैं। तो ये रीओरिएंटेशन है, नए विचार की बात है। तो अगर आप और टीवी चैनल सकता है तो तकनीक को समझ करके हम भी और बाकी सारे लोग भी वो चीजें कर सकते हैं। हमें सिर्फ आज की आवश्यकताओं को समझने की जरूरत है, उसके मुताबिक उपयुक्त तकनीक समझने की जरूरत है, उसे सीखने की जरूरत है। मैंने 65 साल की उम्र में अब ये सीखा कि वेबिनार कैसे करते हैं, क्योंकि अब फिजिकल ट्रेनिंग देना, वर्कशॉप करना पॉसिबल नहीं रहा। मैं कंप्यूटर चलाना जानता था, लैपटॉप चलाना जानता था, लेकिन वेबिनार का जो गुर है वो मुझे कोरोना काल के बाद सीखा। और आज मैं सफलतापूर्वक वेबिनार भी करता हूं, अटेंडेंस भी आते हैं और वर्कशॉप्स चलती हैं जो फिजिकल के बजाय इंटरनेट के थ्रू हैं, जूम के थ्रू हैं। तो रीस्किलिंग और रीओरिएंटेशन की आवश्यकता तो हर है। अगर 65 साल का एक व्यक्ति नया गुर, नई कला, नया हुनर सीख सकता है तो यंगस्टर्स क्यों नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। मुझे खुशी होगी जब मैं ये देखूं कि मेरे देश के युवा जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, देश को विकसित कर रहे हैं और 21वीं सदी में हमारा देश एक विकसित देश बने, विकासशील देश के बनाए। यही कामना है हमारी। खुराना जी, आपने बहुत ही उत्साहवर्धक बातें बताई जो बहुत ही काम की भी हैं। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया वंदना जी, और धन्यवाद एक बार फिर D5 चैनल हिंदी के दर्शकों का, जिनके प्यार के कारण हमारा यह एपिसोड लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।